कॉस्टली पड़े एज कम्पेयर टू रीसरफेसिंग, फिर हम क्या करते हैं, रीसरफेसिंग करते हैं वहां पर। मतलब जो पहली वाली सरफेस है उसको क्या करते हैं, वहां से निकाल देते हैं और दोबारा से वहां पर एक नई सरफेस डालते हैं जिसे बोलते हैं रीसरफेसिंग। पढ़ते हैं, व्हेन द एग्जिस्टिंग रोड एंड पेमेंट सरफेस इज टोटली डैमेज्ड, जब वो टोटली सरफेस जो हमारी है वो डैमेज हो जाए तो हम क्या करेंगे, इट बिकम बियॉन्ड रिपेयर, रिपेयर होना पॉसिबल ही ना हो, इट इज ऑलवेज बेटर एंड इकोनॉमिकल, तो ये यही ठीक रहेगा और ये इकोनॉमिकल भी रहेगा कि हम क्या करें, टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर और सरफेस ऑन द एग्जिस्टिंग लेयर। मतलब हमारी जो रोड है, हमारी जो सरफेस है वो इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि उस सरफेस को रिपेयर करने की बजाय अगर हम उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दें वो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू उसको रिपेयर करना। तो उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से उसकी रीसरफेसिंग करते हैं, एडिशनल लेयर डालते हैं उसके ऊपर, एडिशनल लेयर और सरफेस ऑन द एग्जिस्टिंग लेयर, देन टू कैरी आउट पैच वर्क ऑन अ लार्ज स्केल। तो इस ये सरफेस जो हमने डाली, जो पहले वाली सरफेस हमारी खराब हो गई थी, उसकी जगह अब जो नई सरफेस हमने डाली उसी काम को हम बोलते हैं रीसरफेसिंग। या फिर एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, this sort of repair work carried out by scrapifying the old surface, rolling and spreading a new fresh layer of road metal and preparing the surface in conformation with the specification of old road is termed as resurfacing। ये डेफिनेशन ऐसी है, समझने लायक नहीं है आपके, तो आप इतना ही समझे कि जो पहले वाली सरफेस है उसको रिपेयर करने से बेटर ये है कि हम वहां पर रीसरफेसिंग कर दें। ठीक है, अगर हम उसको रिपेयर करेंगे एक तो वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा और दूसरा हम उसको रिपेयर तो कर देंगे लेकिन वो स्मूथनेस, वो कंफर्ट जो ट्रैफिक को चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वहां पर एक्स्ट्रा लेयर डालते हैं, नई लेयर डालते हैं जिसको हम बोलते हैं रीसरफेसिंग। तो रीसरफेसिंग इज कैरिड आउट व्हेन पोर्ट होल्स अकर मोर देन 1/3 एरिया ऑफ द रोड सरफेस। ये म्यूट हो जाओ भाई, कौन है? बताया था मैंने आपको कि पैच वर्क हम कब करते हैं, जब पैच वर्क किसके अंडर हो, जो टोटल सरफेस हमारा सरफेस एरिया है उसका 1/3 हो या उससे कम हो तो हम पैच वर्क करेंगे। अगर इससे ज्यादा वहां पर पोर्ट होल्स हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, रीसरफेसिंग करेंगे। नेसेसिटी ऑफ रीसरफेसिंग, नंबर 1, द राइडिंग सरफेस बिकम पुअर एंड डेंजरस। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी रीसरफेसिंग करने की, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग सरफेस है हमारी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उससे राइडिंग सरफेस कैसी मिल रही है, पुअर मिल रही है और वो काफी डेंजरस है। नंबर 2, वीर एंड टीयर ऑफ व्हीकल्स। जितनी ज्यादा रोड आपकी खराब होगी उतना ज्यादा आपका व्हीकल का वियर एंड टीयर होगा, उतना ज्यादा आपका व्हीकल खराब होगा। तो वियर एंड टीयर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज। तो ऐसी रोड पर अगर आप अपना व्हीकल चलाओगे तो उसके खराब होने के चांस ज्यादा हैं, मतलब उस पर मेंटेनेंस आपकी बढ़ जाएगी। स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर कम्स अंडर क्वेश्चंस। मतलब वो टूटी हुई रोड पर व्हीकल चल रहे हैं, आपकी ट्रैफिक चल रही है, तो एक तो वहां पर वो स्पीड नहीं मिलेगी, दूसरा कंफर्ट नहीं मिलेगा व्हीकल को, और तीसरा सेफ्टी भी कम हो जाएगी वहां पर। ठीक है, रोड है, गड्ढे हो रखे हैं उसमें, तो उस केस में क्या है, सेफ्टी पर भी क्वेश्चन रहेगा जो हमारे पैसेंजर है उनकी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर रीसरफेसिंग करनी पड़ती है, और यही है सारी क्या है, नेसेसिटी ऑफ रीसरफेसिंग। कोई अगर आपसे पूछे कि हम रीसरफेसिंग करते क्यों है, जैसी रोड है वैसी चलती रहने दो, तो उसका क्वेश्चन यही है कि अगर हम वैसी ही रोड पर अपने ट्रैफिक को, अपने व्हीकल्स को चलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पहली बात तो हमें पुअर सरफेस मिल रही है जो डेंजरस है, दूसरा उससे हमारा व्हीकल ज्यादा खराब होगा, ज्यादा उसका वियर एंड टीयर होगा, ज्यादा वियर एंड टीयर होगा तो ज्यादा उसको मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बढ़ेगी। ठीक है, और उतनी स्पीड पे व्हीकल नहीं चल पाएंगे, दूसरा कंफर्ट नहीं मिलेगा पैसेंजर को। ठीक है, और तीसरा जो सेफ्टी है पैसेंजर की उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था नेसेसिटी ऑफ रीसरफेसिंग। बट आगे पढ़ते हैं, but sometime due to increase to traffic load, it became an utmost necessity to strengthen the pavement by providing an additional layer of adequate thickness on existing pavement. This layer laid on the existing surface is termed as overlay। ये बताया था मैंने आपको जब आप कॉलेज में आए थे
कि हम एक एग्जिस्टिंग सरफेस हमारी उसके ऊपर दूसरी सरफेस डाल देते हैं, ठीक है। कारण क्या है, जो नीचे वाली जो सरफेस है उसका वीर एंड टीयर ज्यादा हो गया है, पोर्ट होल्स ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। या फिर जो ये जो हमने नीचे वाली सरफेस बनाई थी उस टाइम पर जो ट्रैफिक की कैपेसिटी थी वो कम थी इस एरिया में, ठीक है। तो उसकी थिकनेस सपोज करो हमने कम रखी थी, लेकिन आज के टाइम पर ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा चल रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो उसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेयर और उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम ओवरले, ठीक है। दिस लेयर लेड ऑन द एग्जिस्टिंग रोड, ये जो लेयर हमने डाली है एग्जिस्टिंग रोड पर, इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरले। ओवरले मतलब एक के ऊपर दूसरी डाली है, इसका इसलिए इसमें आया ओवर। तो ये था आपका रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग इतना ही है कि एक लेयर के ऊपर हमने दूसरी लेयर को कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसको हम बोल देंगे ओवरले, बस इतना ही याद रखना, इसमें कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ अपना मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड। अगर हमें बिटुमिनस रोड को मेंटेन करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर सील कोट से काम चलता है तो सील कोट अप्लाई कर देंगे वहां पर, मतलब जो हमारी रोड का वियर एंड टियर है वो बहुत कम है, मतलब अगर उसपे क्रैक्स आए हैं या जो पोर्ट होल्स आए हैं वो थोड़ा शैलो विड्थ के हैं, मतलब ज्यादा गहरे नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, सील कोट प्रोवाइड करके मेंटेन कर लेंगे। दूसरी बात, अगर उस पे पोर्ट होल्स तो हैं, गड्ढे भी हैं, क्रैक्स भी हैं, लेकिन इतने हैं कि टोटल सरफेस एरिया के 1/3 हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पर पैच वर्क कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया का 1/3 या उससे कम, तो वहां पर पैच वर्क करेंगे। तीसरी बात, अगर पोर्ट होल्स जो हैं, जो वियर एंड टियर आपकी रोड को ज्यादा हो चुका है, ना तो सील कोट से बात बन रही है ना फिर पैच वर्क से बात बन रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, और जो आपका वियर एंड टियर है, जो पोर्ट होल्स है आपकी रोड पर, वो 1/3 ऑफ सरफेस एरिया के ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, वहां पर रीसरफेसिंग करेंगे। बता दिया मैंने रीसरफेसिंग क्या होता है। तो ये तो था मेंटेनेंस ऑफ बिटुमन रोड, मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड। अगर क्वेश्चन आए आपके सामने और उसमें ये टॉपिक हो मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे बिटुमिनस रोड की, तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। चलो हमने क्या किया, बिटुमन रोड की मेंटेनेंस भी पढ़ ली। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने पढ़े थे डिफेक्ट, कि कौन से हमारी रोड में डिफेक्ट आ जाते हैं। डिफेक्ट पढ़ने के बाद ठीक है, हमारी रोड पे डिफेक्ट आ गए, हमने पहचान लिया कि ये डिफेक्ट है, ये इन वजह से आते हैं। फिर बारी आई थी किस चीज की, उसको मेंटेन करने की। उसके बारे में हमने पढ़ा था, हम मेंटेन उसको किस तरह से करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, पीरियोडिक करते हैं और स्पेशल करते हैं, ठीक है। अब चलो ये भी पढ़ लिया हमने कि ये 3 टाइप से मेंटेन करेंगे उसको 3 टाइम पर। चलो बात आई अब करेंगे कैसे, एक्चुअल में कैसे करेंगे। जिस टाइम हम ये करेंगे, मान लो पीरियोडिक मेंटेनेंस जब करेंगे तो करेंगे क्या उस टाइम पर, अगर वहां पर बिटुमिनस रोड है तो उस रोड को मेंटेन करते हुए हम 3 काम करेंगे। कौन से, या तो सील कोट, या पैच वर्क, या फिर रीसरफेसिंग। कब, जब आपकी रोड कैसी है, बिटुमिनस रोड है। दूसरी बात, अगर आपकी रोड कैसी है, रिजिड रोड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो हम अब पढ़ने वाले हैं, मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट रोड या फिर रिजिड पेमेंट। अगर आपकी पेमेंट रिजिड है, सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है, तो उस केस में आप मेंटेनेंस कैसे करोगे, उसका रिपेयर जो है रोड का वो कैसे करोगे, वो हम अब पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जब हम इनकी कंपेयर पढ़ रहे थे फ्लेक्सिबल पेमेंट में और रिजिड पेमेंट में, तो वहां पर हमने 2 पॉइंट ऐसे पढ़े थे कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है आपकी, उनकी इनिशियल कॉस्ट तो है कम, लो है, लेकिन रिजिड पेमेंट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो है ज्यादा, हाई। दूसरा पॉइंट, इसमें जो मेंटेनेंस होती है फ्लेक्सिबल में ये ज्यादा होती है, मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है, मतलब हाई मेंटेनेंस होती है। और रिजिड पेमेंट में मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है हमें, मतलब इसका वियर एंड टियर कम होता है, मतलब इसमें पोर्ट होल्स वगैरह, क्रैक वगैरह कम होते हैं। अब वही पढ़ना हमें कि रिजिड पेमेंट जो हमने पहले ऊपर से बोल दिया था कि मेंटेनेंस कम करने की जरूरत पड़ती है, अब उसको पढ़ते हैं मेंटेनेंस किस चीज की करने की जरूरत पड़ती है और कितनी। तो मेंटेनेंस करनी हमें किसकी, रिजिड पेमेंट की। एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट,
द मेंटेनेंस प्रॉब्लम ऑफ कंक्रीट रोड इज ऑलवेज लेस। जितनी मेंटेनेंस या जितनी रिपेयर हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट की करनी पड़ती है, उसके कंपैरेटिवली रिजिड पेमेंट की हमें वो बहुत कम करनी पड़ती है। एंड इज सम टाइम नेग्लिजिबल, और कई बार तो बिल्कुल कम, जीरो के बराबर होती है। इफ दे आर वेल डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्ट, अगर वो अच्छे से डिजाइन किए गए हैं या कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ठीक है, चलो फिर भी अगर हमारी रोड अगर चलो अच्छे से डिजाइन तो हुई थी, लेकिन बनाते वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं की। ठीक है, अब उसमें फेलियर आएंगे। चलो फेलियर आ भी गए रोड में, तो हम देखेंगे वो कौन से टाइप के फेलियर है। तो पहला तो फेलियर आ जाएगा या आ सकता है कौन सा, क्रैक फिलिंग। मतलब उसमें क्या आएंगे, अब क्रैक आ सकते हैं। और हमने पढ़ा था जो रिजिड पेमेंट होती है उसमें किस तरह से क्रैक आते हैं। पहला तो क्रैक आता है हमारा टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, एक क्रैक आ सकते हैं हमारे एक्सपेंशन की वजह से, और एक आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जो हमारी कंक्रीट पेमेंट है वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है उस वजह से। अगर उसमें हमने अच्छे से जॉइंट प्रोवाइड नहीं किए हैं, गैप वगैरह नहीं दिया है, तो क्रैक आ सकते हैं। तीसरा किस वजह से आता है, वार्पिंग स्ट्रेस की वजह से। वो ही है टेम्परेचर, टेम्परेचर बोल दो या वार्पिंग स्ट्रेस बोल दो। टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर वेरिएशन होगा जो आपकी स्लैब है उसमें, और वहां पर वार्पिंग स्ट्रेसेस आएंगी। ठीक है, क्रैक तो आगे चलो मान लिया हमने, इन वजह से क्रैक आ सकते हैं। अब क्या करना है, उनको हमने क्रैक को भरना है। तो क्रैक फिलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक, इन वजह से क्रैक आए थे, उन क्रैक को हम कैसे भरेंगे। तो पहली तो रिपेयर वो करनी है हमें, अगर हमें क्रैक दिखते हैं तो क्रैक भरने हैं। दूसरा क्या करना है, जो हमने जॉइंट डाले हुए थे, पढ़े हैं ना लास्ट टाइम, कौन से जॉइंट पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ट्रांसवर्स जॉइंट। ठीक है, तो वो जो जॉइंट थे हमारे, उन जॉइंट वो भी खराब होंगे। जैसे ये यहाँ पर गैप दे रखा है रोड के बीच में, यहाँ से व्हीकल जाएगा तो यहाँ से एक कोने से ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से, इनका वीयर एंड टीयर होगा। तो टाइम टू टाइम इन्हें भी रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, क्रैक की रिपेयरिंग करेंगे। और दूसरी बात हम क्या करेंगे, जो जॉइंट है उनकी रिपेयर करेंगे। जो फ्लेक्सिबल सॉरी जो रिजिड पेमेंट है, इनमें यही दो टाइप के मेनली डिफेक्ट आते हैं। यही दो टाइप के हमें क्या करना पड़ता है, दो टाइप से रोड को मेंटेन करना पड़ता है। तो एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रैक को कैसे हम रिपेयर करेंगे। हाँ, तो ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक, अगर क्रैक हमारी रोड में दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे, अगर आ रहे हैं तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो हम अब पढ़ेंगे। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक्स। द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इज द मेन प्रॉब्लम इन द मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट रोड। कि कंक्रीट रोड में ज्यादातर क्रैक ही आते हैं, उन्हीं को मेंटेन करना पड़ता है। द क्रैक शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली एंड रेमेडियल मेजर टू बी अडोप्टेड। जो क्रैक आए हैं उनको पहले हमने एग्जामिन करना है कि ये क्रैक आया किस वजह से है। ठीक है, जब हमें ये समझ आ गया कि इस पेमेंट में इस वजह से क्रैक आया है, तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे उस वजह से। जैसे अगर कोई मरीज गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या पता लगाएगा, भाई इसको बुखार है क्यों है, उसी की वो दवाई देगा, है ना। तो उसी तरह से अगर रोड में आपके क्रैक आए हैं, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये क्रैक किस वजह से आए हैं। इसमें एक्सपेंशन जॉइंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नहीं है, या इसमें यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है, क्या चीज है जिसकी वजह से इसमें क्रैक आए। तो उसी टाइप की उसको क्या करेंगे, हम रेमेडियल मेजर देंगे। द कॉमन टाइप ऑफ क्रैक डेवलप इन द सीमेंट कंक्रीट रोड आर, कौन से टाइप के कॉमन टाइप के क्रैक आते हैं हमारे, श्रिंकेज क्रैक ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये तो कहीं पर भी आ सकता है, टेम्परेचर चेंज हर जगह होता है, तो श्रिंकेज क्रैक इसकी वजह से आएंगे। दूसरा स्ट्रक्चरल क्रैक ड्यू टू पेवमेंट फेलियर, क्या होगा, जैसे ये आपकी रिजिड पेमेंट है, ठीक है, रिजिड पेमेंट है, इसके नीचे क्या था, ये आपका सबग्रेड था, कहीं से सबग्रेड बैठ गया, यहां से आपका सबग्रेड नीचे बैठ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये एज ए बीम काम कर रही है। अब जो आपकी रिजिड पेमेंट है कैसे काम करेगी, एज अ बीम, लेकिन इस पे आने वाला लोड, व्हीकलर लोड काफी ज्यादा है, उसकी वजह से सपोज करो जो आपकी क्रैक स्लैब आपकी उसमें क्रैक आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्रैक ड्यू टू पेवमेंट फेलियर।
आपकी पेमेंट है जो उसी का वो ही फेलियर हो गया, उसका ही फेलियर हो गया। तो कैसे करेंगे इसमें, इसको पढ़ते हैं अब। द श्रिंकरेज क्रैक कौन से टाइप का, पहले टाइप का देख रहे हैं कि श्रिंकरेज क्रैक आया है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। द श्रिंकरेज क्रैक आर ओनली फाइन क्रैक और हेयर क्रैक डेवलप्ड अक्रॉस द स्लैब ड्यू टू वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन एंड रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। मतलब जो श्रिंकरेज क्रैक होंगे वो हेयर क्रैक होंगे, मतलब बिल्कुल बारीक। और वो किस वजह से आएंगे, या तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, या मॉइस्चर कंडीशन की वजह से, या फिर रिपीटेड एक्शन हो रहा है किसका, हैवी लोड का। एज दिस क्रैक अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर टू द सबग्रेड। अब ये जो क्रैक आए हैं वो क्या करेंगे भाई, इस क्रैक में से जो सरफेस वाटर होगा, बारिश का पानी है, वो क्या करेगा, नीचे परकुलेट होके जाएगा, कहां तक, सबग्रेड तक। अगर वो सबग्रेड में चला गया तो वहां पर सत्यानाश कर देगा हमारी रोड का। कैसे, एक तो वहां पर क्या होगा, मड पंपिंग हो सकती है हमारी। मड पंपिंग बताया था ना, नीचे से गारा जो है, कीचड़ है जो है वो बाहर निकलता है, मड पंपिंग हो सकती है। और जो उसकी बेरिंग कैपेसिटी है उसको भी वो कम कर सकती है। तो एज दिस क्रैक अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर टू द सबग्रेड, दे शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय सीलिंग विद ए सुटेबल कंपाउंड। अब क्या करेंगे, जो फाइन क्रैक आए हैं वो, जो हेयर जो हमारे बाल होते हैं लगभग उतनी थिकनेस के जो, या विड्थ के कह दो, उतनी विड्थ के जो अपने क्रैक आए हैं, उनको क्या करेंगे, भरना तो आसान नहीं है, या फिर उनको रिपेयर करना आसान नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे, कोई सीलिंग कंपाउंड से, मतलब उसको हम क्या कर देंगे, उसमें कोई ऐसा मटेरियल डालेंगे जिससे वो क्या हो जाए, सील हो जाए ऊपर से। ठीक है, सीलिंग विद अ सुटेबल कंपाउंड टू प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन एंड वाइडनिंग ऑफ क्रैक। मतलब जो वहां पर क्रैक आया था, हम ये क्रैक आ गया इस तरह से, तो ये जो क्रैक है हमारा, इस क्रैक को हम क्या करेंगे, कोई सीलेंट डालकर इसको भर देंगे, ताकि इससे ज्यादा ये इसका डिटोरिएशन ना हो, इससे ज्यादा ये वाइड ना हो, और इसमें से जो वाटर है वो अंदर परकुलेट ना करे। द स्ट्रक्चरल क्रैक आर ऑफ सीरियस नेचर। चलो ये इसको तो हमने क्या कर दिया, किसी ना किसी तरह से कोई कंपाउंड डाल दिया, इसको भर दिया। लेकिन जो दूसरे टाइप का क्रैक है, जो स्ट्रक्चरल क्रैक है, वो क्यों आया, क्योंकि उसमें जो हमारी स्लैब थी वही टूट गई, तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, तो वही कह रहा है, द स्ट्रक्चरल क्रैक आर सीरियस नेचर एंड नॉर्मली फॉर्म नियर एंड एजिज एंड कॉर्नर रीजन ऑफ द कंक्रीट स्लैब। जनरली कहां पर देखने को मिलता है, एक तो एजिज में और कॉर्नर के पास। इफ द स्ट्रक्चरल क्रैक सरफेस इज ऑन ओनली वन और टू स्लैब, देन रिकास्टिंग ऑफ फिल्ड स्लैब इज अटेम्प्टेड। अगर इस टाइप के क्रैक क्या होता है, हम स्लैब को इस तरह से छोटे छोटे स्पैन में कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर वो जो क्रैक आए हैं, स्ट्रक्चरल क्रैक जो आए हैं, वो एक दो स्लैब में ही आए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन स्लैबों को दोबारा कास्ट कर देंगे, दोबारा से बना देंगे। हाउएवर इफ द पेमेंट इज बैडली क्रैक्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेलियर, then the payment solution is reconstruction of new payment or overlay after breaking of old surface। लेकिन अगर उन सभी जो आपकी स्लैब थी, उन सभी में इस तरह के फेलियर आए हैं, तो हमें वो सारे के सारे ही क्या करने पड़ेंगे, दोबारा से बनाने पड़ेंगे। वो पहले वाली जो कंक्रीट सरफेस आपकी, मान लो इसमें क्रैक आ गए हैं, इसका स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया है, या तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एज इट इज एक लेयर और प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, जो पहले वाली सरफेस थी इसको क्या करेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे, लिखा हुआ ना लास्ट लाइन में, आफ्टर ब्रेकिंग द ओल्ड सरफेस, इसको अच्छे से तोड़ देंगे हम, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक लेयर अलग से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसको क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जो नीचे वाली सरफेस में ये क्रैक था, अगर इसके बिल्कुल ऊपर हमने एक और ओवरले इस पे डाल दिया, तो ये जो क्रैक अब यहाँ पर है, जो नीचे वाली लेयर में था, वो इस तरह से ऊपर वाली लेयर में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर हमने डाली है, ओवरले जो डाला है, वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, इसी स्लैब के साथ जुड़ गया है। तो जैसा नीचे वाली स्लैब बिहेव करेगी, वैसा ही ऊपर वाली स्लैब बिहेव करेगी। तो ये क्रैक इस तरह से ऊपर वाली सरफेस में भी आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो सरफेस है उसकी ब्रेकिंग कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक। ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक।
अब क्रैक को अगर हमने भरना है तो किस तरह से उसको भरते हैं, हम किस तरह से फिल करते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। मेथड ऑफ फिलिंग क्रैक, जो क्रैक है हमने भरना है उसको कैसे भरेंगे। द क्रैक फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ पेमेंट आर क्लीन्ड थ्रूली यूजिंग ए वायर ब्रश। सबसे पहले उस क्रैक को अच्छे से वायर ब्रश से हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, और ए प्रेशर ब्लोअर, प्रेशर से, हवा के प्रेशर से उसको साफ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, कैरोसिन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द क्लीन क्रैक सरफेस। कैरोसिन जो ऑयल होता है उसको वहां पर स्प्रेड करेंगे। टू फैसिलिटेट बॉन्डिंग ऑफ द सरफेस विद सीलेंट कंपाउंड। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो सीलिएंट कंपाउंड हम भरने जा रहे हैं उसके साथ बॉन्डिंग बन जाए। द क्रैक आर देन फिल्ड विद सुटेबल बिटुमिनस सीलिंग मटेरियल। फिर उस जो क्रैक था जो हमने भरना था उसमें क्या करेंगे, कोई बिटुमिनस सीलिंग मटेरियल भरेंगे जिसका ग्रेड अच्छा हो और विस्कोसिटी भी ठीक हो। द सीलिंग कंपाउंड जैसे कि एस्फाल्ट या फिर टार इज हिटेड। अब वो पहले क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा जो बिटुमन है आपका, जो टार है, जो एस्फाल्ट है, तो उसको अगर हमें क्रैक को भरना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। The asphalt and tar is heated to a pouring consistency and placed about 3 mm above the level of the slab। जो स्लैब है उसके ऊपर लगभग 3 mm तक वो हम फिल करेंगे। एंड अ लेयर ऑफ सैंड इज स्प्रेड ओवर इट। और फिर क्या करेंगे, रेत या सैंड की जो लेयर है वहां पर स्प्रेड कर देंगे। टू प्रोटेक्ट द सीलिंग मटेरियल, जिससे वो सीलिंग मटेरियल प्रोटेक्ट हो सके। Ready-made sealing materials such as asphalt, cement, rubber, asphalt mixture are also available in the market for filling cracks। ये तो हमने क्या किया, एसफाल्ट को या टार को वहां पर फिल कर दिया, लेकिन कुछ रेडीमेड भी आते हैं। अब इसमें क्या किया था हमने, एसफाल्ट को या टार को क्या किया था, हीट किया था, फिर उसको डाला था। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी आते हैं जो कैसे होंगे, रेडीमेड होंगे, वो पहले से ही कैसी कंसिस्टेंसी में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। जैसे कि नाम दिया इसने एस्फाल्ट सीमेंट या फिर रबर एस्फाल्ट मिक्सचर, ठीक है। तो ये रेडीमेड फॉर्म में आएंगे आपके, डायरेक्ट वहां से लाया और यहाँ पर डाल दिए। तो हम इस तरह से भी अपने क्रैक को फिल कर सकते हैं। मोटा मोटा कहने की यही बात है कि हम क्या करेंगे, जो क्रैक आया है उनको किसी बिटुमिनस मटेरियल से एज अ सीलेंट उसको भर देंगे। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट। देखो हमने दो चीज पढ़ी थी कि रिजिड पेमेंट में कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। नंबर 1 तो उसमें क्रैक आ सकता था। अब ये क्रैक भी दो टाइप का था आपका, कौन सा, नंबर 1 तो था वो जो ड्यू टू टेम्परेचर आया था, और नंबर 2 था आपका स्ट्रक्चरल फेलियर या स्ट्रक्चरल क्रैक, जो क्यों आया था, जो आपकी स्लैब थी उसी का फेलियर हो गया था, जो क्रैक थी वही ब्रेक कर गई थी आपकी। तो दो टाइप के क्रैक हमने पढ़े। इस टाइप के क्रैक को अगर आपको रिपेयर करना तो इसमें हम क्या करेंगे, फीलर या सोलवेंट या कोई कंपाउंड डाल देंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा बिटुमन कंपाउंड या बिटुमन सीलर डाल देंगे। लेकिन इस टाइप का अगर कंपाउंड आपको फिल करना है या रिपेयर करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि ये वाला फेलियर जो आया है, ये वाला जो क्रैक आया है वो क्यों आया है, जिससे आपकी स्लैब टूट गई है, उसकी वजह से क्रैक आया है। तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, उसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमने सीख लिया कि क्रैक को कैसे रिपेयर करते हैं। अब बात आई जॉइंट की, जो जॉइंट का फेलियर हो रखा है उसको कैसे ठीक करेंगे। तो ये आ गया मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट। टाइम कितना रखता है, 10 मिनट, चलो। द जॉइंट बिटवीन सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द रिजिड पेमेंट। हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि जो आपकी रिजिड पेमेंट होती है सबसे वीकर पोर्शन उनका क्या होता है, ये आपकी एक स्लैब है, ये दूसरी स्लैब है, तो इनके बीच का जो ये जॉइंट है यही इनका वीकर सेक्शन है, यहीं से ये ज्यादा डिसइंटीग्रेट होगी। द जॉइंट फेलियर इज कंसिडर्ड टू बी मेजर फेलियर। जो जॉइंट का फेलियर होगा उसी को मेजर फेलियर मान के चलते हैं कि आपका जो रोड है वो यहीं से टूटेगी। इट मे बी understood that the efficiency of rigid payment is determined only if the joint function properly and the joint filler and joint sealer remain intact। मतलब कि अगर हमारे मतलब जो आपकी रोड है, रिजिड पेमेंट है आपकी, उसकी एफिशिएंसी मतलब आपकी रिजिड पेमेंट कितनी चलेगी, वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं, वो हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि रिजिड पेमेंट के अगर जॉइंट आपके अच्छी हालत में हैं या
जो इसके जॉइंट है वो आपने अच्छे से कंस्ट्रक्ट किए हैं तो आपकी रोड भी उतनी ज्यादा ही चलेगी। अगर जॉइंट आपके वीक हैं तो उतनी कम आपकी रोड चलेगी। तो वही कह रहा है यहाँ पर, इफ द जॉइंट बिकम डैमेज एंड आर नॉट रिपेयर्ड इमीडिएटली, अगर आपके जॉइंट डैमेज हो गए हैं या उसको अच्छे से रिपेयर नहीं किया गया इमीडिएटली, द रोड पेमेंट विल अलाउ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो अंदर क्या कर जाएगा, पर्कुलेट कर जाएगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जॉइंट बनाने के बाद इसको ढक देते हैं, किससे, सीलेंट से, इसमें बिटुमन फिल कर देते हैं। अब ये वही चीज कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका सीलेंट है वो निकल गया है, ये आपके, अब हमने भर तो दिया था बिटुमन, यहाँ तक सील कर दिया था इसको, लेकिन जो आपकी पेमेंट है, जो जॉइंट है वो यहाँ से टूट गया, इधर से इतना पोर्शन टूट गया इसका। अब क्या करेगा, वाटर इधर से घुस जाएगा, यहाँ तो हमने बिटुमन नहीं डाला, ये तो आपकी स्लैब टूटी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो आपकी इतनी स्लैब टूट गई है इसको रिपेयर करते हैं। आगे क्या कह रहा है, द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोइल स्लरी विल डैमेज द सबग्रेड लीडिंग टू द फेलियर ऑफ पेमेंट। जो इनफिल्ट्रेशन हो गया वाटर का, उसकी वजह से आपकी सरफेस का फेलियर हो सकता है। जॉइंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय फर्स्ट फिलिंग द गैप। अगर हमें इस टाइप के जॉइंट को ठीक करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गैप है उसको फिल करेंगे विद कंप्रेसिबल फिलर मटेरियल, सॉफ्ट वुड हो गया, ठीक है। एंड द टॉप ऑफ द जॉइंट आर सील्ड प्रॉपर्ली बाय यूजिंग अ रबर बिटुमन एंड एस्फाल्ट मिक्सचर। Thus, the proper functioning of joint means the proper functioning of joint filler and joint sealer material। मतलब अगर इस टाइप का कहीं पर फेलियर आया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जैसे जॉइंट था यहाँ पर, तो जॉइंट में नीचे तो हम क्या फिल कर देंगे, वहां पर कंप्रेसिबल फिलर मटेरियल, जैसे सॉफ्ट वुड हो गया नीचे। क्यों वो क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि जो ये स्लैब है उनके बीच में जो गैप है वो गैप तो हमें रखना है। क्यों, क्योंकि स्लैब आपकी एक्सपेंड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसमें ऐसी चीज नहीं डालनी जो उसको रोके एक्सपेंड होने से। तो यहाँ पर ऐसी चीज हम डालेंगे जैसे सॉफ्ट वुड हो गया, ठीक है, जिससे वो उसकी मूवमेंट को ना रोके। तो नीचे तो हम यहाँ पर सॉफ्ट वुड डाल देंगे, उसका चूरा डाल देंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर बिटुमन डाल देंगे। बिटुमन भी ऐसा ही है कि वो मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, सीलेंट तो काम करेगा ही वो, लेकिन वो उसकी मूवमेंट को भी नहीं रोकेगा, इतना तो फ्लेक्सिबल होता ही आपका वो, ठीक है। तो ये था आपका मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट। अब पढ़ना है आगे फेलियर ऑफ जॉइंट। अगर आपका जॉइंट है उसको वो फेल हो गया है, द चांसेस इन सीजन एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट। द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट फिलर इज शोन इन द बिलो डायग्राम। जैसे ये आपकी स्लैब एक है और ये आपकी दूसरी स्लैब है, तो इनके बीच में ये क्या डाल रखा है हमने, फिलर, ठीक है, जॉइंट फिलर। जो क्या कर रहा है, देखो स्लैब यहाँ पर क्या हो रही है, ड्यूरिंग समर स्लैब आपकी एक्सपेंड होगी, इधर आएगी ये, और ये स्लैब थोड़ा इधर आएगी, तो उनको जगह देगा ये, ठीक है। और सर्दियों में क्या होगा, वो श्रिंक होगी, तो वहां पर स्लैब इधर जा रही है और जॉइंट से वापस की तरफ जा रही है। अब ये देखिए बीच में गैप बन गया, तो ड्यूरिंग विंटर ये गैप बन जाएगा। द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट फिलर इज शोन इन फिगर। ड्यूरिंग समर, समर जब आएगी द पेमेंट एक्सपेंड होगी, जो आपकी पेमेंट है वो एक्सपेंड होगी, एंड द जॉइंट गैप रिड्यूस, और जो गैप है वो रिड्यूस होगा। इधर की स्लैब इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, तो बीच का जो आपने ये सीलेंट फिलर डाला हुआ है ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, मतलब गैप छोटा हो जाएगा आपका। इंडिकेट दैट द फिलर मटेरियल इज कंप्रेस। क्यों वो कम हुआ, क्योंकि आपका जो फिलर मटेरियल था वो कंप्रेस हो गया। लेकिन ड्यूरिंग विंटर क्या होगा, द स्लैब एज इज ट्राई टू मूव अपार्ट, ये जो स्लैब होंगी वो दूर जाने की कोशिश करेंगी, जैसे कि इस एरो में दिखाया हुआ है। ड्यूरिंग विंटर क्या होगा, जो स्लैब है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, श्रिंकेज होएगा उनका, सिकुड़ेंगी वो, ठीक है। ट्राई टू रिगेन द प्रीवियस पोजीशन, ठीक है, एक बार तो दूर जाएंगी और फिर वो क्या करेंगी, वापस आएंगी। एंड द फिलर मटेरियल हैज पुअर इलास्टिक प्रॉपर्टी, इट विल शो गैप रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ जॉइंट। तो ये जो आपका जॉइंट है ये वाला, ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको डाल दिया जितनी मर्जी स्लैब आगे पीछे होती रहे वो अपना एडजस्ट होता रहेगा, पानी तो है नहीं ये। अगर पानी होता तो क्या करती, स्लैब आगे आती तो वो पानी कम जगह करता और ऊपर निकल जाता। अगर स्लैब आपकी दूर जाती तो पानी
उसको कवर कर लेता, बेशक थोड़ी डेप्थ तक करता, लेकिन ये तो है आपका फिलर। तो सर्दियों के केस में क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से गैप बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्लैब अवे जाएंगी उस केस में क्या होगा, फिलर तो वहीं रह जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है बीच का गैप, ये गैप जो व्हाइट कलर का दिखाया गया, तो ये गैप बन जाएगा। सिमिलरली द प्रॉपर पोजिशनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट सीलर ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन इज शोन। अब हमने क्या देखा था, जो फिलर मटेरियल है वो कैसा बिहेव करेगा, ये फिलर मटेरियल दिखाया है। जब सर्द गर्मी आएंगी तो स्लैब अंदर की तरफ दबाएंगे उसको, ठीक है, दबा दे, अब तो कुछ नहीं चक्कर है। लेकिन जब विंटर आएंगी तब क्या होगा, स्लैब दूर की तरफ जाएंगी, तो उस केस में यहाँ पर ज्वाइंट पड़ जाता है, ज्वाइंट आ जाता है, मतलब गैप हो जाता है। अब ऐसी ही प्रॉपर्टी होगी सीलेंट के केस में। सीलेंट मतलब हमने इस तरह से फिल कर दिया और उसके ऊपर से यहाँ बिटुमन डाल देते हैं, ये दिखाया गया, ये आपका सीलेंट है, इसमें तो ये मार्कर भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये सीलेंट है, ये नीचे वाला क्या था, ये फिलर था, नीचे फिलर डालते हैं और उसके ऊपर सीलेंट डालते हैं। अब बात आई सीलर की। सीलर द प्रॉपर पोजिशनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट सीलर ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन इज शोन इन फिगर। इसमें क्या दिखाया गया है, जब विंटर आएंगी स्लैब अवे जाएंगी तो उस केस में क्या होगा, अब कोई चीज ऊपर से चिपका रखी थी इस तरह से, अब ये इधर जाएगी तो ये इसके साथ खिंचकेगा, तो ये नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाएगा, ब्रेक इन सीलर हो जाएगा। दूसरी बात, ड्यूरिंग समर जब होगी तो उसको दबाएगा, वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ उठ गया यहाँ से, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर, टाइम बहुत है, कम है भाई, चलो इतना पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग विंटर क्या होगा, द स्लैब एज ट्राई टू मूव अपार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, कोजिंग एक्सटेंशन ऑफ सीलर कंपाउंड, जो क्या करेंगे, जो सीलर कंपाउंड है उसको खींचेंगे। इफ द सीलर मटेरियल पोजेस गुड एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है उसकी, देन इट विल मेंटेन इट कंटिन्यूटी विदाउट फ्रैक्चर। अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो वो क्या करे, मतलब डक्टिलिटी अच्छी है, तो जहां तक आपकी स्लैब खींचेगी उनको साथ साथ खींच जाएगा, मतलब ये भी जो सीलेंट आपका खींच जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा रिजिड टाइप का है, जम गया है, सर्दियों में, सर्दियों की बात हो रही है, तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इतना उनके साथ एक्सपेंड नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। तो ये भी एक टाइप का फेलियर हो गया, जब सीलेंट जो हमने डाला था उसको बंद करने के लिए उसी में क्रैक आ गया, तो फेलियर हो गया। हाउएवर मटेरियल हैव पुअर एक्सटेंसिबिलिटी, ब्रेक एंड रिपेयर बिकम नेसेसरी, ठीक है। अब बात आई समर की। समर के केस में क्या होगा, समर के केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रही है स्लैब, एक दूसरे के नजदीक आ रही है, और आपका सीलेंट है वो ऊपर की तरफ निकल रहा है। द पेमेंट expand causing the sealant material to flow and spread around the joint as shown in figure, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड इज स्पॉइल्ड एंड स्मूथिंग राइडिंग बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि इस तरह से जॉइंट के ऊपर ये जो आपका सीलेंट है वो ऊपर निकल जाएगा, तो इसके ऊपर जो ट्रैफिक चलेंगी उनको क्या होगा, एक टाइप का यहाँ पर ब्रेकर टाइप बन जाएगा। इतना ज्यादा तो नहीं होता कि ब्रेकर टाइप लगे, लेकिन फिर भी डिस्कंफर्ट देगा वहां पर, ये स्मूथ सरफेस नहीं रहेगी। तो टाइम बहुत कम है, कुछ सेकंड बचे हैं, बताओ समझ आया कि नहीं आया।